केरला में किसकी सरकार बन रही है। तो एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने रखने जा रहे हैं। एग्जिट पोल ये बता रहा है कि केरला में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन सकती है। यूडीएफ को 70 से 75 सीट मिल सकती हैं, मेट्रोराइज का सर्वे बता रहा है, जबकि एलडीएफ को 60 से 65 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं, यानी खाता एनडीए का खुल सकता है केरल में। वहीं ये जरूर है, ये सरकार ये बता रही है कि कांग्रेस समर्थित जो गठबंधन है उसकी सरकार बन सकती है। सर्वे बता रहा है, मेट्रोराइज का ये सर्वे बता रहा है। मनोज जी, काफी हद तक हमको लगता है कि एलडीएफ ने जो अपना सेकेंड लीडर नहीं वहां खड़ा किया, उसका ज्यादा नुकसान उसको मिला, क्योंकि वहां पे लोकल बॉडी में किसी तरह का वो रिएक्शन पब्लिक के बीच में नहीं दिख रहा था कि हमारा जो विधायक है वो काम नहीं किया है। लेकिन 2-3 चीजें थी। एक तो जान लीजिए कि कम्युनिस्ट के साथ हमेशा हिंदू वोटर रहा है, चाहे वो बंगाल रहा चाहे केरला रहा, और उस हिंदू वोटर के साथ मुस्लिम या क्रिश्चियन, केरला में क्रिश्चियन जुड़ जाते थे और मुसलमान जुड़ते थे, और बंगाल में भी मुस्लिम जुड़ते थे और वो सत्ता में आती थी। यहाँ पे क्या हुआ कि इस बार क्रिश्चियन के साथ साथ मुसलमानों को भी जोड़ने का कांग्रेस ने काम किया है। दूसरा ये मत कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने वहां से भाई चूंकि मेंबर भी हैं पार्लियामेंट तो इसके कारण भी इस तरह का बदलाव दिखा, ये ऐसा नहीं है। लेकिन एक ही चीज वहां पे दिखा कि जो मुख्यमंत्री हैं, जो इनका एज 82 ईयर्स था, और कुछ हिंदू मैटर भी वहां पे हुए, चाहे सबरीमाला का ले लें चाहे और ले लें, तो उसको लेकर हिंदू वोटर एलडीएफ से टूटा। और इसका बेनिफिट सीधे जाकर वो यूडीएफ को मिला है, और वो उसी का असर दिख रहा है। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे कि बड़ा क्लोज फाइट है जो हमने अभी आंकड़ा 10 सीट का अंतर आप दिखा रहे हैं। वोट शेयर में और क्लियरली पता चलेगा। एक बार जरा वोट शेयर देख लें केरला के एग्जिट पोल का, किस गठबंधन को कितना वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपकी स्क्रीन पर आया 39.5%, 39.5% वोट एलडीएफ को, और यूडीएफ को 41.7% वोट मिल सकता है। मतलब 2% वोट लगभग आप कहिए कि ज्यादा मिल सकता है। यूडीएफ को 13.5% वोट, बीजेपी को अभी कितना 11% लोकसभा में 11% का वोट है। तो असेंबली में 13.5% वोट बीजेपी अलायंस को मिल सकता है, अन्य को 5.5% के करीब वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी तुलना कर लीजिए जरा 2021 से आप, तो 2021 में लेफ्ट का वोट था 50.5%, तो वहां से कोई बहुत ज्यादा नहीं लूज कर रही है, 1% वोट लूज कर रही है। यूडीएफ का वोट था 41%, यूडीएफ भी कोई बहुत ज्यादा गेन नहीं कर रही है, 0.7% वोट जो है उसका गेन हो रहा है। तो वोट शेयर में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ है। बताइए जी हाँ, ये लेफ्ट अलायंस का वोट है 50.38, 39.5, हाँ, तो 11%। ये इस बार क्या, ये मोटे तौर पर ये ठीक है। इस तरह का एक सेंस हो रहा था, एक सेंस आ रहा था कि भाई लगातार तीसरी बार लेफ्ट के लिए जीतना थोड़ा वहां मुश्किल होगा, और उसके कई कारण हैं। एक तो लीडरशिप का कारण था, हालांकि एक स्ट्रांग लीडरशिप की बात लेफ्ट के फेवर में जा रही थी कि उसका स्ट्रांग लीडरशिप है, और बीजेपी में कई लीडर्स कम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। वेणुगोपाल थे, रमेश चन्नीथला थे, वीडी सतीशन थे, ये सब लोग कम्पीट कर रहे हैं और वहाँ एक लीडर आइडेंटिफाइड है। लेकिन उसके अलावा क्या हुआ इस बार, जो जिसकी तरफ इशारा किया है मनोज जी ने, वो बड़ा फैक्टर है। इस बार बहुत ज्यादा वो लीन कर गए विजयन हिंदू वोट के लिए। उनको लगा कि हिंदू वोट हमारे साथ आ सकता है, जबकि उसी वोट के लिए बीजेपी कम्पीट कर रही थी। और उसमें क्या नुकसान किया उन्होंने, एक फैक्टर है वहाँ, एक प्लेयर है वो नतेशन, जो एजवा जाति से आते हैं, ओबीसी की एजवा जाति है। तो नतेशन को लेकर के वो बड़े सॉफ्ट हो गए। वो मुस्लिम हेट मॉन्गरिंग के लिए बहुत जाने जाते हैं नतेशन। एक प्रोग्राम में इन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा लिया नतेशन को विजयन ने, तो उसका एक फैक्टर, एक काम वो कर रहा था। दूसरा क्या, उनके बारे में एक धारणा बनी कि वो केंद्र की सरकार के प्रति बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, और वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना, उन्होंने कहा भी कि हमको फंड चाहिए था केंद्र से, हम इसके लिए हुए। लेकिन ये 45% जो माइनॉरिटी का वोट था उसमें ये बिलीवेबल है सर आपकी, ये नतीजे बिलीवेबल है आपके लिए कि नहीं, तमिलनाडु का बात भी था बिलीवेबल। रूही और देवेंद्र की बात आता है, क्योंकि बंगाल का सर्वे दिखाने का समय हो रहा है। दोनों स्टेट पर आप एक कमेंट देवेंद्र आपका। हाँ, तमिलनाडु और केरल दोनों के हिसाब से अगर देखें तो इसमें कोई मतलब जो सर्वे के जो आंकड़े हैं उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत और फर्क पड़ जाए, अदरवाइज ट्रेंड में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। और तमिलनाडु में पहले सौरभ देख लें कि एक चीज़ ज़रूर वहाँ पर रहस्य है कि टीवी के उन्होंने किसका वोट ज़्यादा काटा। जैसे शहरी क्षेत्र में अगर एंटी इनकम्बेंसी का वोट कटा है तो वहाँ पर डीएमके को फ़ायदा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर उन्होंने महिलाओं के वोट काटे हैं, या शहरी और ग्रामीण दोनों में महिलाओं के वोट काटे हैं, तो AIADMK की सबसे बड़ी ताकत महिला वोटर्स है। उसमें एक बड़ा सेंस सौरभ इस लिहाज से है कि 2 करोड़ 60 लाख के आसपास महिला वोटर्स हैं, 1 करोड़ 32 लाख तो ऐसी हैं जिनके अकाउंट में पैसा जा रहा है सक्सेसफुली, कलाईगनार योजना जो है। तो वो सारी चीज़ें डीएमके को एक मजबूत फोटे दे रही हैं, और मुझे नहीं लगता कि उसमें उन आंकड़ों में कोई चेंज होने जा रहा है।
केरल में नंबर्स लगभग वैसे रहेंगे और बीजेपी के लिहाज से 1, 2, 3 कहानी खत्म। एक सीट आ जाए, 2 सीट आ जाए, 3 सीट आ जाए। तमिलनाडु में और यूडीएफ की वापसी केरल में, ये आपको भी लगता है कि पॉसिबिलिटी? केरल में एक लाइन जोड़ दीजिए। हाँ जी, केरल में एक लाइन जोड़ दें कि कम्युनिस्ट साफ हो गए, पूरा बंगाल में पहले हो चुके थे, अब देश में कहीं भी कम्युनिस्ट सरकार नहीं बची। ये एक इतिहास का एक नया अध्याय जुड़ गया। पॉइंट, भारत में कहीं कम्युनिस्ट सरकार नहीं होगी। जी रोहित। देखिए, मैं दोनों ही राज्यों में नहीं गई हूँ तो मैं आंकड़ों पे तो कमेंट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एक चीज है तमिलनाडु में, एक तो जैसे विजय की तब से बात हो रही है, बहुत मुश्किल है कहना, जब भी कोई नया खिलाड़ी आता है डिस्ट्रप्टिव फोर्स होता है, उनका किस साइड वोट जाएगा ये आप तब तक नहीं कह सकते जब तक एक्चुअल आपके पास डेटा ना आए, जो कि 4 मई को आएगा। दूसरी बात, तमिलनाडु में स्टालिन एक खुद में ही बड़ा एडवांटेज है, एंटी इनकम्बेंसी जरूर है लेकिन वो पॉपुलर नेता है, स्पेशली महिलाओं के बीच में वो है पॉपुलर। उनकी जो फ्री बस स्कीम है, ये सारी स्कीम्स महिलाओं के बीच में पॉपुलर है। इनफैक्ट जो जयललिता एमजीआर की पॉपुलैरिटी एआईडीएमके में जो थी महिलाओं के बीच, अब वो कहीं ना कहीं थोड़ा डीएमके की तरफ शिफ्ट होती नजर आ रही है बिकॉज ऑफ स्टालिन। केरला देखिए बीजेपी के लिए जरूरी, ये अब ज्यादा बड़ी स्टोरी इसमें बीजेपी की है क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में तो ऑल्टरनेट होता है केरला, क्योंकि बीजेपी ने पूरी कोशिश की है कि अपना मार्ग बनाए। 2 साउथ के स्टेट्स है जहां वो कुछ नहीं कर पाए हैं, वन इज केरला एंड ऑफ कोर्स वन इज तमिलनाडु। तो उनकी पूरी कोशिश रही है, राजीव चंद्रशेखर को उन्होंने वहां मंत्री से हटा के वहां स्टेशन किया हुआ है, तो एक प्रेस्टीज बैटल है बीजेपी के लिए कि ऐसा परफॉर्मेंस दे कि लोग उनको सीरियसली लेना शुरू करे केरला में। तो बड़ी स्टोरी यहां पे बीजेपी की है। जी, तो ये आपके सामने एग्जिट पोल की डिटेल्स जो है असम की, जहां पर हिमंता सरकार एक बार फिर बन सकती है, भाजपा की तीसरी बार सरकार बन सकती है, ये एग्जिट पोल बता रहा है। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार बरकरार रह सकती है, स्टालिन एक बार फिर सत्ता में आ सकते हैं, ये एग्जिट पोल ने दावा किया है, और डेब्यू में अच्छे वोट मिल सकते हैं, ज्यादा सीटें नहीं एक्टर विजय को, और एआईएडीएमके को वो कामयाबी हासिल होती नहीं दिखाई दे रही कि वो स्टालिन को सत्ता से हटा सकते। केरल में कांग्रेस की वापसी, यूडीएफ की वापसी मुमकिन दिखाई दे रही है, और वहां पर विजयन लेफ्ट फ्रंट का जो चेहरा है वो इस बार सत्ता से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये इन 3 राज्यों का एग्जिट पोल के नतीजे जो अभी आपके सामने रखे हैं, ये मेट्राइज का डेटा है। इसके अलावा असम का और एग्जिट पोल्स का डेटा भी हमने आपको दिखाया, सभी में एक ही ट्रेंड दिख रहा है कि बीजेपी की सरकार बन सकती है एक बार। उसमें अंतर यह है कि बीजेपी अभी तक अलायंस पार्टनर्स के साथ सरकार बनाती थी, इस बार बीजेपी अपने दम पर भी सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है।